वीनस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज यानी 17 मार्च 2023 को हुआ है। सो क्वेश्चन ना ही ज्यादा इजी थे ना ही ज्यादा हार्ड थे, मीडियम सा पेपर है। तो देखते हैं इसके अपन आंसर एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है, उन्होंने खुद ही बोला है। स्टेटमेंट नंबर 1, द इंड्यूस कंजप्शन शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। इंड्यूस का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर चीज से इंड्यूस होते हैं, उससे अपन को फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑटोनोमस नहीं है कि फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब जब इनकम से कंजप्शन को फर्क पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, जब इनकम बढ़ेगी और कंजप्शन में उसकी वजह से फर्क पड़ता है तो वो कैसे पड़ता है? अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, यानी कि ये भी इंक्रीज ये भी इंक्रीज। तो दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, पॉजिटिव, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज। वही बता रहे हैं कि इंक्रीज इन इनकम यानी कि इनकम में जब इंक्रीमेंट होता है तब साथ के साथ इंड्यूस कंजप्शन भी बढ़ता है। वही हमने पहले देखा, ये रहा। ठीक है, तो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, in the annual budget of 2022-23 the government of India set up disinvestment targets of 65,000 crore। disinvestment का मतलब क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि हम पैसा लगा रहे हैं, और जब हम पैसा निकालते हैं किसी चीज में से तो उसे अपन बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी चीज में तो क्या हो रहा होगा? प्राइवेटाइजेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स वगैरह बेच देती है तो वो वाले शेयर्स अब किसके पास चले जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर के पास। तो ये क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन, सिंपल। सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। अब जो प्रोसीड्स आ रही है यानी कि जो पैसा मिल रहा है अपन को डिसइन्वेस्टमेंट से, उसको कैसे क्लासिफाई करोगे? यानी कि करंट अकाउंट में करोगे या कैपिटल अकाउंट में करोगे? तो क्या अपन ये डेली डेली काम करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट ये किधर की साइड आते हैं? पी&एल अकाउंट में या बैलेंस शीट साइड? ऑब्वियसली बैलेंस शीट साइड, यानी कि कहा जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। पी&एल और जो अभी मैंने बोला पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मैंने अकाउंट से आपको लिंक करा के बोला है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे देखना होता है? कैपिटल और करंट से। तो किस में जाएगा? कैपिटल में। अब कैपिटल के भी दो है, ए और बी। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट एज इट लीड्स टू दी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के बजट में क्या करेगा? एसेट को बढ़ाएगा, एसेट को कम करेगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या लाइबिलिटी को कम करेगा? तो ये बताओ, ये क्या हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट बढ़ती है और डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट घटती है, यानी कि कम होती है। तो उसका करंट आंसर रहेगा पॉइंट नंबर ए, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को अपन किस में क्लासिफाई करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और इसकी वजह से एसेट में क्या होगी? कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बढ़ता है और डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमी होती है। सिंपल है, उम्मीद है आपका सही गया होगा ये आंसर। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहला, सबसे पहले बात करें असर्शन की। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस इफ ऑटोनोमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। ऑटोनोमस पता है ना, जो खुद ब खुद होते हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं। इनका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, ये बीओपी पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते। ऑटोनोमस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ऑटोनोमस की रिसीट ज्यादा होगी और इसके पेमेंट्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज की रिसीट ज्यादा होती है
और पेमेंट कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। ये तो बहुत सिंपल है, तो यानी कि ये करेक्ट है, पहला वाला तो पहला वाला करेक्ट है। अब इसका रीजन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बीओपी। ओ हो, अभी अभी अपन ने बात करी कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, बीओपी पे डिपेंडेंट नहीं होते। बल्कि बीओपी का सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा या बैलेंस होगा, वो हमको पता चलता है बाद में। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन हो जाती है पहले, इसलिए याद होगा आपको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को हम हमेशा बोलते हैं अबव द लाइन, है ना। तो यानी इनका सेकंड वाला ये जो रीजन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। बोथ असर्शन एंड ट्रू रीजन का करेक्ट, ये वाला होगा सी, पॉइंट नंबर सी। असर्शन तो सही है, ये करेक्ट है, बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 22 जून 2022, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की, कैसी भी हो, पोर्टफोलियो हो या किसी और चीज की, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, कितना, $15.2 बिलियन, मेनली फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। आगे बोल रहे हैं दी अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन दी, किस में जाएगी, करंट या कैपिटल। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यानी कि एसेट्स की, और एसेट और लायबिलिटी कहाँ जाते हैं, कैपिटल में, यानी कि इसका या तो ये होगा या फिर ये, करंट वाला तो होगा नहीं। आगे पढ़े। अकाउंट ऑन साइड ऑफ द बीओपी अकाउंट ऑफ इंडिया, ये बोल रहे हैं अभी किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, तो ये अपन पता करेंगे यहाँ से। आउटफ्लो हो रहा है तो इसका हो जाएगा डेबिट, अगर इनफ्लो होता तो क्या होता, क्रेडिट। तो कैपिटल है और डेबिट, तो ये हो जाएगा डी। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट है इसलिए एसेट साइड आएगा, और एसेट किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, और बोल रहे हैं आउटफ्लो है इसलिए आ रहा है डेबिट साइड। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन सही होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। मिस इकरा अंसारी, अ टीचर, एक टीचर है, was explaining in her class about various types of deposits with the commercial bank. She quoted that these deposits form a part of M1 measure of money supply and are payable on demand by the commercial banks. Identify the type of deposit she was explaining about and choose the correct alternative. सिंपल शब्दों में बताती हूँ। मिसेस इकरा अंसारी एक टीचर है जो कि अपनी क्लास में एक्सप्लेन कर रही थी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। उस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में उन्होंने एक डिपॉजिट ऐसी एक्सप्लेन करी जो कि M1 का पार्ट थी। अब मुझे ये बताओ M1 का क्या क्या पार्ट होता है। M1 का पार्ट होता है C प्लस DD प्लस OD। अगर आप यहीं से देखो तब भी आपको आंसर आ जाएगा। बाकी आगे उन्होंने ये भी बोला है कि वो पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि जब मर्जी हो आप पैसा डिपॉजिट करो, जब मर्जी हो आप पैसा विड्रॉ करो, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जब मर्जी वाले डिमांड डिपॉजिट, यानी कि DD। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव चूज करना है तो इसका आंसर हो जाएगा A, ओनली 1। ठीक है, सिंपल है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6। A, read the following statement. Assertion A and reason R. Choose one of the correct alternatives given below. तो सबसे पहले अपन को assertion रीजन रीड करने हैं। पहले रीड करते हैं assertion. At the break even level of income, the value of APC is 0. हे भगवान, क्या बात कर दी इन्होंने कि APC is 0। सबसे पहली बात, APC कभी भी 0 नहीं होता। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y, और C तो कभी 0 होता ही नहीं है। इवन हमारी Y 0 हो जाती है, हमारी इनकम 0 हो जाती है, लेकिन हमारा कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता। तो अगर C 0 नहीं होगा तो क्या APC कभी 0 आएगा, कभी नहीं। गलती मत करना, कभी नहीं आएगा। ठीक है। और रही बात ब्रेक इवन की, तो ब्रेक इवन में क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है जब हम जितना कमा रहे हैं उतना उड़ाते हैं, जितना कमाते हैं उतना उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं Y = C।
और वैसे मुझे बताओ y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है C प्लस एस, यानी कि इनकम में से अपन दो काम करते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग। लेकिन ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ऐसा होता है जहां पर जितना कमाते हैं उतना उड़ाते हैं, इसका मतलब उस टाइम पर हम सेविंग कितनी कर रहे होते हैं, 0। इसलिए आंसर आता है y बराबर C। ठीक है, और जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा रहे हैं, इसका मतलब एपीसी क्या आएगा, 1। ठीक है, तो एपीसी 0 नहीं होता, एपीसी क्या आता है, 1। एपीएस क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, और जितना उड़ा रहे हैं उतना कमा रहे हैं, सॉरी जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा रहे हैं, यानी कि एस क्या हो गया, 0। तो इससे हमारा एपीएस आ जाता है 0। तो इनका स्टेटमेंट असर्शन वाला गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, समझ में आ गया, क्योंकि एपीएस 0 होता है, ना कि एपीसी। एपीसी कभी 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 भी 0 नहीं होता। क्लियर, रीजन पढ़े, रीजन लिखा है सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो सही है कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 ही होता है हमेशा, और इस वाले केस में एपीसी 1 है और एपीएस 0, ऐसे इक्वेशन बनेगी। तो इनका आर तो सही है, ए गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। और लास्ट वाला ये असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, अगर आपको कंजप्शन का पता हो कि वो कभी भी 0 नहीं होता, तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि कंजप्शन 0 नहीं होता तो एपीसी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जिसने ऑटोनोमस कंजप्शन वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा वो इसको बहुत आराम से डील कर लिया होगा। आगे देखें, इसका और भी एक, इसको भी देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा। refers to that level of AD which can be met by the corresponding supply in the economy। जितनी AD उतनी AS, करस्पॉन्डेंस बोल रहे हैं, यानी कि जितनी AD उतनी AS। अगर AD ज्यादा होती है तो डिमांड ज्यादा, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अगर AD कम होती है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। लेकिन जब दोनों इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डेंट होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्लियर, इफेक्टिव डिमांड किसको बोलते हैं, जब एडी बराबर एएस होता है। और ये अपना कीनेसन थ्योरी का क्वेश्चन था। कीनेसन थ्योरी में इफेक्टिव डिमांड को सीधा सीधा एक्सप्लेन किया है, व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस। हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हाँ भाई, अपन केयरफुली पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहे हैं जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड बाय द ऑल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है, वही अपना फाइनेंशियल ईयर, टैक्सेशन ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कुछ भी बोल दो, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि जीडीपी की डेफिनेशन दे रखी है कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सब की फाइनल गुड्स, नॉट अ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, फाइनल गुड, और फाइनल गुड्स की भी कैसी लेते हैं, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू लेते हैं तभी तो ग्रॉस पे आता है। तो सिंपल जीडीपी की डेफिनेशन दे रखी है, वो भी एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। फाइनल गुड आते हैं, फिस्कल ईयर में होता है, सारे सेक्टर लेते हैं, और मार्केट वैल्यू, तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीएएमपी, जीवीएएमपी बोलो या फिर जीडीपीएमपी, बात एक ही है, इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें जीवीएएमपी का फॉर्मूला लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सिंपल इसका फॉर्मूला लिखा है, पहले वाले स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिखी थी और सेकंड वाले स्टेटमेंट में फॉर्मूला लिखा था, और दोनों के दोनों सही है एकदम। तो इसमें आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, करेक्ट आंसर सी। पहले में डेफिनेशन, दूसरे में फॉर्मूला, दोनों के दोनों सही है। हो गया, 7 हो गया। 7 का और भी दे रखा है गैस, यस, कहाँ दे रखा है, अच्छा ये हिंदी वाला पार्ट होगा, ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो, एक आपको फिगर दे रखा है, ये रहा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो, वही अपना दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो।
अब बता रहे कौन सा फ्लो है। उन्होंने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो मैंने भी इकट्ठा कर दिया, बी एंड डी वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बी वाला ध्यान से देखना, ये रहा, देखिए इधर जा रहा है बी, यानी कि फर्म्स की तरफ से हाउस होल्ड पर क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्लियरली इजीली देखवा छू सकते हैं, ये बोलते हैं रियल फ्लो। सामान जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता तो उसको अपन बोलते हैं मनी फ्लो, जो कि यहाँ आ रहा होगा। गुड्स इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहा होगा, ये रहा स्पेंडिंग। अगर स्पेंडिंग होता तो बोलते हैं मनी फ्लो, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बी वाले की, बी वाला पार्ट ये है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको अपन बोलेंगे रियल फ्लो। डी वाले की डी ये रहा, यहाँ से जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, तो उसको बोलेंगे रियल फ्लो, ठीक है। अगर बात करते हैं स्पेंडिंग की, यानी कि खर्चा करने की, या फिर फैक्टर के पेमेंट की, वही अपने फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को जो अपन पेमेंट करते हैं, लैंड को करते हैं रेंट, कैपिटल को करते हैं इंटरेस्ट, लैंड लेबर, लेबर रहेगी ना, हाँ लेबर को करते हैं वेजेस सैलरी, और लास्ट अपना एंटरप्रेन्योरशिप जिसको अपन करते हैं प्रॉफिट। तो वो सारी चीजें अगर होती तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी और डी की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह की, तो उसको अपन करेक्ट आंसर है इसका रियल फ्लो। क्लियर? बस यहाँ पर आपको बी और डी का ध्यान रखना था कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, हो गया। तो चाहे आपने ये किया हो या ये किया हो, दोनों के आंसर्स मैंने आपको बता ही दिए। बढ़े आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, assuming that the following data is given from an for an imaginary economy, इनके अपनी मर्दरत इकोनॉमी है जिसका डेटा अपन को गिवन है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स 1800, 1100, 850। बोल रहे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला सिंपल होता है x माइनस एम, किसका, खाली विजिबल्स का। और अच्छी बात है अपन को दे भी क्या रखा है, विजिबल्स। 2020 से लेके 2021 तक क्या हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन को बीओटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2020 का, फिर 2021 का। तो सबसे पहले बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि 1000 में से 800 गई, आ गया 200। दूसरे पेन से लिखूं क्या, और 11 से में से 850 गए, 250। तो ये बीओटी आ गया अपना 2020 का, ये आ गया 2021 का, 200 से 250। मुझे ये बताओ 2020 से 2021 में, पहले दोनों का अपन ने बीओटी निकाल लिया, अब बीओटी को कंपेयर कर रहे हैं। पहले 200 था, अब 250 है, यानी कि 50 से क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। सिंपल था क्वेश्चन, घबराना नहीं। अब क्या, पेपर तो हो ही गया, टेंशन ना लो। इंक्रीज हुआ है 50 से, ये रहा। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट पर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट बोल रहा है, इन द इंडियन इकोनॉमी आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, वही जो अपन यूज करते हैं डेली में। ये प्रधानमंत्री जी की आपने वो भी देखा होगा, आज से 500,000 के लीगल टेंडर बंद हो रहे हैं। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है कॉइन्स एंड नोट्स। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो बात करी है वो आरबीआई की करी है, और आरबीआई कॉइन्स इशू नहीं करता, कॉइन्स इशू करती है गवर्नमेंट, और नोट्स इशू करता है आरबीआई। वो भी कौन से, 2 से 2000 तक के, ठीक है। यानी कि 1 रुपए का नोट कौन इशू करेगा, वो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इशू करती है कॉइन्स एंड 1 रुपए के नोट, और नोट्स कौन इशू करता है, 2 से 2000 तक के आरबीआई। तो यहाँ पे सिर्फ आरबीआई के लीगल टेंडर की बात की गई है, तो कॉइन्स तो होगा ही नहीं, कॉइन्स लीगल टेंडर है लेकिन आरबीआई इशू नहीं करती, इसलिए कॉइन्स वाला जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, आई नो, बट आप ध्यान दो, कॉइन्स लीगल टेंडर है लेकिन आरबीआई इशू नहीं करती, इसलिए करेक्ट नहीं है। करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे नोट 1 रुपए के छोड़ के, तो बचा कौन, वही 2 से 2000 तक के। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना सेकंड। इसको अलग से लगाना है क्या, तो ये। अब बहुत लोग इसका डी लिख कर आए होंगे, क्योंकि लीगल टेंडर में तो दोनों आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ओनली 2, दैट इज बी। इससे बढ़िया लोगों ने ये वाला कर लिया हुआ, ये बहुत सिंपल है। फॉर्मुलेट दी मॉनेटरी पॉलिसी। अपने इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है? आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। इंडिया की बात नहीं हुई, यहाँ पे जनरल लेवल बोली है, तो जनरल लेवल पर सेंट्रल बैंक आता है। इंडिया की बात होती तो आरबीआई आता, क्योंकि इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 10। In order to tackle the problem of rising general price level in an economy, government may come up with a surplus budget to achieve the budget objective. General level, ये आपने जब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे गवर्नमेंट बजट के, तो बहुत ही सिंपल यही था उसके एक्सप्लेनेशन में, की पॉइंट जनरल प्राइस लेवल। तो ये किस में होता है? जब अपन प्राइस स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ओनली 2, यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन था, और सच्ची में यार नेशनल इनकम का कितना इजी क्वेश्चन आया है, सीरियसली। एक बार देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो फ्रॉम एन, ये भी अगेन इमेजिनरी इकोनॉमी यानी कि मनगढ़ंत, अपने मन की, एस्टिमेट दी एनडीपी एट एफसी। ध्यान देना क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? एनडीपी एट एफसी। इसमें अपन को दे रखा है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट, आईटी, इंपोर्ट, सब्सिडी। क्लियरली शो हो रहा है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, यानी कि किस मेथड से करना था अपन को? एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, इसके लिए मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट तैयार कर दिया है, ये रहा। तो इसको अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। किससे करना है? जिस मेथड से, वो लिख लेते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, अब यहाँ पर ध्यान देना, जीडीपी एमपी हमेशा कैलकुलेट करते थे, लेकिन वहां पर जो थर्ड वाली चीज दे रखी थी वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन थी, नेट डोमेस्टिक, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? एन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जी की जगह क्या है? एन। ये किस वजह से? 3 के ए की वजह से। तो सबसे पहले क्या करते थे? कंप्यूटेशन ऑफ एनडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले अपन जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी जो भी निकला है वो कर लेते थे। तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 3000, और ये अमाउंट किस में आएगा? करोड़ में। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपने क्रिएट नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को सिखाया था। आपने अगर ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट नहीं किया है तो ये लोड ना लेना कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अगर पूरी वर्किंग करी है, आंसर अच्छे से कैलकुलेट किया है, तो आपको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम का क्वेश्चन आसान बनाने के लिए और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इस तरीके की प्रेजेंटेशन सिखाई थी, इसी वजह से। अगर आप अभी वाले स्टूडेंट हैं इस सेशन के, यानी कि जिसका एग्जाम हो गया है, तो वो लोड ना लो, छोड़ो, भूल जाओ। अगर आप आने वाले हो, जिसका पेपर आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट सेशन के हो, जिसके पेपर नहीं हुए, तो आप इस तरीके की प्रेजेंट करके आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेझिझक, और अच्छा भी शो होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें 4 चीजें होती है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि वही अपना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर क्या आता था बताओ? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर फिक्स होता था तो अपन को साथ में चेंज इन स्टॉक भी लेना होता था, यानी कि नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे बनता था हमारा 3, और लास्ट में 4 नेट एक्सपोर्ट, जो कि आता है x माइनस एम से। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। गवर्नमेंट की दे रखी है 1000 करोड़, लिख दिया मैंने, सही है। उसके बाद ये भी है 1000, चेंज इन स्टॉक है 200, तो 3 का आंसर आ जाएगा 1200। एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? 500, और इंपोर्ट कितना दे रखा है? 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। 3 4 5 5400, तो एनडीपी एमपी आ गया हमारा 5400। एनडीपी एमपी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नेट दे रखा था, अगर ग्रॉस दे रखा होता तो इसका आंसर आता जी। अब क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एनडीपी एट एफसी,
और हमने क्या कैलकुलेट किया है, एनडीपी एमपी कितना आया था हमारा 5400। अब देखो अपन को चाहिए क्या, एनडीपी एट एफसी, तो एन से एन ही है, डी से डी है, एमपी से एफसी पर पहुंचना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचते थे तो अपन करते थे माइनस एनआईटी, वही अपन को करना है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होता था, आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स अपन को गिवन है 350, सब्सिडीज गिवन है 50, तो ये आ गया 300, तो 300 माइनस कर देंगे, ये आ गया 5100। अगर आपका भी सेम आंसर आया तो बहुत बहुत बताइए आपको, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आपका एग्जाम हो गया है। और आपका अगर 5100 आ रहा है तो एकदम करेक्ट आंसर है। तो अभी हमारे 11 क्वेश्चन हो गए, हमने 1 मार्कर्स क्वेश्चन देख लिए, साथ के साथ न्यूमेरिकल देख लिया, एक नेशनल इनकम का। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या किसी भी सेट में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बस इतना ही आज के लिए। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah, do subscribe now। इस तरीके से आपको चैनल पर और भी कंटेंट अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।